यस सर। तो अभी हम आपका जो टर्म 1 का मैथ का पेपर था उसके शुरू के जो फर्स्ट पार्ट है भाग 1 वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न, इसके क्वेश्चंस देखेंगे 1 से 20 तक, और यही आपने फेयर कॉपी में करने, और रिकॉर्डिंग देख लेना ताकि समझ में आ जाए कैसे करना है। जब बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं ना तो इनको सॉल्व करके दिखाना नहीं होता है। वर्षा ने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके भी दिखाया, वो अच्छी बात है कि आपने दिखाया सॉल्व करके, उससे पता लगता है कि आपको खुद से किया है कि कहीं से कॉपी किया है। लेकिन उसको पूरा सॉल्व करके वैसे दिखाने की जरूरत नहीं होती। साइड में अगर आप एक लाइन ऐसे खींच के रफ काम यहाँ करते जाओ ना तो उससे भी पता लग जाता है कि आपने एक क्वेश्चन कैसे किया है। ठीक है, ओके। तो साइड में रफली थोड़ा थोड़ा कर लो बस, और फटाफट आंसर लिख दो तो चल पड़ता है। तो क्वेश्चन 1 देखो, इसमें था 6 और 20 का एचसीएफ पूछा था। तो 6 और 20 का एचसीएफ डायरेक्ट ऐसे ही देख कर नहीं तुक्का लगाना था, साइड में कर सकते थे रफ सा। ठीक है, यहाँ करोगे तो बड़ा अच्छे से सजा के करना पड़ेगा, उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो साइड में आप करके बस यहाँ आंसर लिख सकते थे। तो करना क्या होता है, 6 के आप गुणनखंड बनाओ, अभाज्य गुणनखंड पता है ना आपको, पता है कि नहीं पता है? 2 से 2 यस या सर। 6, 3 से 3 एकम 3, तो 6 के गुणनखंड बने 2 गुणा 3। फिर 20 के बनाओगे, 20 के 2 से करोगे 10 आएगा, 2 से करोगे फिर 5 आएगा, फिर 3 से नहीं होता, फिर 5 से करोगे 1 आएगा। तो यहाँ पर 20 के आ गए 2 गुणा 2 गुणा 5। फिर देखते हैं कॉमन क्या क्या है इसमें। तो कॉमन सिर्फ एक ही नजर आ रहा है, 2, यही है ना? यस सर। तो ये एचसीएफ हो गया 2। कुछ और भी होता है इसमें, मान लो एक बार और होता है 2 तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 4 बन जाता। तो ऐसे एचसीएफ निकाल सकते थे। या दूसरा तरीका वो भी है भाग करके, जैसे हमने कल सीखा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। 6 से आप 20 को भाग कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हैं ना। यस सर। 6 तिया यस सर। 18, फिर बचा 2, फिर आगे और भाग करेंगे। अब किसको करेंगे? 6 6 को। तो 2 तिया 6, खत्म हो गया। तो अभी जिससे भाग किया था वो आपका एचसीएफ हो गया। तो दोनों में से कोई तरीका लगा सकते थे, इसका आंसर होना था 2, डी पार्ट। ठीक है, करके दिखाने हैं आपने, डायरेक्ट आंसर आंसर नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना। अभी जो आप पेपर सॉल्व करोगे फेयर कॉपी में, ऊपर लिखना है ऐसे टर्म 1 मैथ, ठीक है, क्वेश्चन 1 ऐसे सॉल्व कर करके दिखाना है, दोनों में से किसी भी एक तरीके से। ओके, यस सर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है 26 और 91 दिया हुआ है, और इनका पूछा हुआ है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना होगा। एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करके क्या नंबर आएगा। तो वर्षा ने किया है, इसको करके दिखाया है। तो उसमें क्या किया, वर्षा ने पहले एलसीएम निकाला, कितना बना। एलसीएम निकालने के लिए भी गुणनखंड वगैरह किए, फिर एचसीएफ निकालने के लिए भी गुणनखंड किए, एचसीएफ निकाला, फिर यहाँ और यहाँ जो दो नंबर आए उनको गुणा किया। लेकिन एक्सरसाइज 1.2 में ये क्वेश्चन है, और उससे पहले हमने एक रूल पढ़ना है, अभी पढ़ा नहीं है लेकिन आपने पढ़ा भी होगा पहले, अभी मैंने नहीं पढ़ाया लेकिन बिंदु मैडम ने पढ़ाया होगा, कि एलसीएम गुणा एचसीएफ जो होता है ना कोई भी दो नंबर्स का, वो उतना ही होता है जो उन दोनों नंबर्स को गुणा करके आता है। एचसीएफ एलसीएम निकालना नहीं है। जब भी एलसीएम और एचसीएफ का गुणा पूछा हुआ कितना आएगा, तो डायरेक्ट इन दोनों नंबर्स को गुणा कर दो। ठीक है, समझ गए? तो ये एक नियम है कि दो नंबर्स को गुणा करके उतना ही बनता है जितना उनके एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करके बनता है। तो एलसीएम एचसीएफ कुछ नहीं निकालना, सीधा इनको गुणा करना है। गुणा करके ये आपका जो आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2366 आ जाएगा, 2366। ओके, गुणा करके आप देख सकते हो। यस सर। तो ऐसे ये होना था। थर्ड क्वेश्चन था इसमें, इसमें लिखा है 6/15 का दशमलव प्रसार। 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है, पॉइंट में बदलें तो कैसा बनेगा। तो पॉइंट में बदलने के लिए पहले ये देखो कैंसिल भी हो सकता है, किससे किससे कैंसिल हो सकता है, ये किसके पहाड़े में आते हैं दोनों? 3 से। नीचे 3 5 15, 2/5। अब इसको दशमलव में बदलना है, तो 5 से नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग करते हैं। कैसे करोगे बोलो? सर 0 लगा कर। छोटा है तो पहले 0 से करेंगे, फिर पॉइंट पॉइंट लगाओगे, फिर यहाँ 0 लग जाएगा, फिर 5। ओके, 4। 20। तो ये बना 0.4। कल भी बात की थी कि दशमलव संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं ना,
शांत दशमलव, अशांत Yes, आवर्ती sir. और अशांत अनावर्ती। तो ये कैसी है? खत्म हो गया ना शांत पॉइंट के दशमलव। बाद, पॉइंट के बाद ये खत्म हो गया, आगे नहीं जा रहा है, तो इस तरह के दशमलव को कहते हैं शांत दशमलव। एक दो बच्चों ने बुक फिर कॉपी इसमें आपके पेपर में लिखा भी था, फिर भी अपने पेपर में ऐसे लिखा हुआ था एक दो बच्चों ने, शांत है या शांत है? क्या है यहाँ पर? शांत। शांत है, ये ध्यान रखो, शांत नहीं है। ये शांत मतलब होता है खत्म होना, टर्मिनेट होना, तो वहां से आया है शांत दशमलव, खत्म हो गया पॉइंट के बाद। ठीक है, अशांत मतलब खत्म नहीं हो रहा है, लगातार चलता जा रहा है, तो फिर वो आवर्ती होगा, क्योंकि बटा वाले या तो शांत होते हैं या अशांत आवर्ती होते हैं। अनावर्ती वो होते हैं जो अपरिमेय हो। तो ये होना था इसका। फोर्थ में आपको एक ग्राफ दिया हुआ था, तो इसमें ग्राफ इस तरह का था, ये दो अक्ष दिए हुए थे आपको, और इस तरह से एक ग्राफ बना हुआ था, है ना? ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ऐसा ही था ना? कुछ याद आया कुछ? यस सर। यस सर। Yes, sir. और इसमें पूछा हुआ था कि ये जो y बराबर पी एक्स का ग्राफ है, ये y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ है, ये वाला, ये जो लाइन गोल सी नजर आ रही है घुमा के, तो इसके शून्यकों की संख्या पूछी हुई है यहाँ पर, इसमें कितने शून्यक हैं। तो ग्राफ देख के कैसे शून्यक पहचाने? तो ग्राफ जो भी बनता है किसी भी बहुपद का, वो x अक्ष को कितनी जगह काट रहा है वो देखना है। ये ना x अक्ष को कितनी जगह काट रहा है ये? दो जगह। दो जगह। तो इसके कितने शून्यक होंगे? दो। दो। तो शून्यकों की संख्या यहाँ पर दो हो जाएगी। ये आंसर होना था इसका, सी पार्ट। समझ गए? यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और इसमें बोला है शून्यकों का गुणनफल निकालो। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा वो बताना है आपको। तो ये वर्षा ने करके दिखाया। वर्षा ने क्या किया, इसके दोनों शून्यक निकाले। शून्यक निकले ना, दो निकलेंगे, तो दो जो भी निकले उनको गुणा किया वर्षा ने, फिर आंसर निकाला। आंसर आ तो गया ठीक, लेकिन टाइम लग गया। इसके लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो याद रखना है। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, दोनों में से कुछ भी पूछे तो उसके लिए दोनों के लिए फॉर्मूले हैं। शून्यकों का योग कैपिटल एस लिखते हैं, एस मतलब सम, योग को सम कहते हैं इंग्लिश में, और गुणनफल को प्रोडक्ट कहते हैं, तो कैपिटल पी लिखते हैं। तो ये निकलता कैसे? शून्य का योग निकालना है तो माइनस बी अपॉन ए, और गुणनफल निकालना है तो सी अपॉन ए। ए बी सी क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ जो आता है वो ए होता है यहाँ पर, बी एक्स के साथ जो आता है वो बी होता है, और जो बिना एक्स वाई एक्स के है वो सी होता है, अचर। समझ गए? ए Yes, बी sir. एक्स स्क्वायर के साथ ए, एक्स के साथ जो है वो बी, और बिना एक्स के है वो सी। तो अगर आपको योग पूछा तो माइनस बी अपॉन ए करेंगे, और गुणनफल पूछा है तो सी अपॉन ए करेंगे। यहाँ पर गुणनफल पूछा था। सी कितना है बताओ? 10। सी है 10 बटा ए कितना है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर के साथ एक है, बटा एक, यानी कि 10 आ गया। ठीक है, ये बनना था, ये सी पार्ट इसका करेक्ट होना था। और अगर आपको योग पूछा होता तो माइनस बी अपॉन ए करना था। माइनस बी कितना? 7, और ए कितना? 1, तो माइनस 7 आना था। ओके, तो यहाँ पर तो निकालना है आपको, बस गुणनफल निकालना है, तो ये बनना था 10। इसके बाद 6th वाला था द्विघात बहुपद u स्क्वायर माइनस 8u के शून्यक निकालने हैं। शून्यक बताने इसके क्या होंगे? u स्क्वायर माइनस 8u। तो शून्यक निकालने के लिए पता है आपको, इसको बराबर 0 रख के हल करना होता है। तो दोनों इनको हल करने के लिए देखो, u दोनों में कॉमन है ना, सिर्फ दो ही पद हैं। 3 होते तो गुणनखंड बनाने के लिए बीच वाले के टुकड़े करते हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट ही दोनों में u कॉमन है, बच गया u माइनस 8, है ना? ठीक है। Yes, sir. जब दो चीजों का गुणनखंड 0 आता है, किए हैं हमने ऐसे क्वेश्चन, तो u बराबर 0 या u माइनस 8 बराबर 0, या तो ये 0 या ये 0। एक तो यहाँ पर आ ही गया, दूसरा यहाँ से सॉल्व करके आएगा, u इज इक्वल टू 8। तो क्या क्या आंसर आए?
क्या क्या शून्य बने? 0 और 8। 8। आपका यहाँ जो इसमें ऑप्शन दिए थे उसमें ये ऑप्शन दिए थे, ए में दिया था 0 2, बी में दिया था 0 -2, सी में दिया था 2 -2 और डी में दिया था 0 और 8। ये किसी ने भी ठीक किया ही नहीं, शून्य निकाले ही नहीं ठीक से। तो 0 8 बनना था। सॉरी, ये जो डी पार्ट दिया ना इसमें दिया था 4 8, यहाँ 0 8 नहीं दिया, इन्होंने 4 8 दिया है। तो इस ऑप्शन कोई भी सही था ही नहीं, लेकिन किसी ने किया ही नहीं ठीक, तो इसलिए फिर मैंने मार्क्स भी नहीं दिए। वैसे मुझे पहले से पता था कि इसमें ऑप्शंस गलत हैं, कुछ और क्वेश्चंस में भी गलत हैं, तो मैंने सोचा था जो बच्चा फोन करके पूछेगा उसको मैं बता दूंगा उस टाइम, लेकिन किसी ने भी फोन किया ही नहीं, क्योंकि किसी ने भी दिमाग लगाया ही नहीं, क्योंकि सब नकल करने में लगे हुए थे ज्यादातर। और जो नकल कर रहे थे वो भी अपना उस टाइम पूछ सकते थे कि सर बुक में तो ऐसा था, पर उन्होंने भी डर के नहीं पूछा होगा शायद कि बुक से देख रहे हैं तो फिर कैसे पूछे। तो इस वजह से मार्क्स नहीं मिल पाए इसमें किसी को। वर्षा आपने भी किया पर वो भी ठीक नहीं किया, तो इस वजह से आपको नहीं मिले इसके। ठीक है, Yes, यस sir. सर। समझ गए कैसे निकाला? यस सर। 7th है, इसमें रेखाओं के युग्म संपाती हैं। संपाती युग्म बने अगर रेखाओं के, तो उसके लिए कौन सा सत्य होता है? इसमें 3 ऑप्शन है। संपाती के लिए क्या होता है आप बताओ? A1/A2, B1/B2, C1/C2 कैसे होते हैं वो? रेखाओं सर बराबर एक बराबर मतलब एक के ऊपर एक आ रही हैं दोनों लाइनें, ऐसे एक के ऊपर एक, तो ये सब आपस में बराबर होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। तो ये आना था इसका ऑप्शन। 8th में आपको समीकरण दिए हुए हैं दो, एक है 5x - 4y + 8 = 0 और दूसरा है 2x - 3y = 9। कौन सा देख रहा हूँ? हाँ ये यहाँ इक्वल है, = 8 और यहाँ = 9। अच्छा मैंने नीचे वाला देख लिया, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 8 + 8 = 0 और दूसरा है 7x + 6y - 9 = 0। इन दोनों में पूछा ये कैसी रेखाएं बनेंगी, इनकी प्रतिच्छेदी, समांतर या संपाती, कैसे पहचाने? पहचानने के लिए क्या करना पड़ता है? A1 A2 हाँ ये निकालना पड़ता है। C1 C2 A1/A2 कितना बनेगा? 5/7। 5/7। ये है A1 A2 x के साथ जो है, B1/B2 जो y के साथ है, क्या क्या? 4/6. -4 4 नहीं, -4/6। दोनों क्या -4/6। क्या दोनों ये सेम है? नो सर। नहीं है ना, तो सर। तो देखना नहीं फिर आपने। तीसरा तो तब देखना जब ये सेम हो। तो यहाँ पर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, तो इसलिए कैसी रेखाएं बनेंगी? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी नहीं, प्रतिच्छेदी। च के आधे च भी होता है इसमें, छ से पहले। ठीक है, आधा च। आपके पेपर में नहीं लगा था ये आधा च, ये लिखना है प्रतिच्छेदी रेखाएं। मात्राओं वगैरह का, आदि अक्षर का ध्यान रखा करो। उसके बाद 9th क्वेश्चन। 9th भी कुछ इसी तरह का है, इसमें भी 2 समीकरण दिए हैं, 2x - 3y = 8 और दूसरा दिया है 2x - 3y = 9। इसमें संगत है या असंगत है ये, या दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं? संगत या असंगत में से तो कोई होगा ही। कुछ बच्चों ने इसका सी भी लिख दिया, दोनों। समीकरण संगत और असंगत दोनों हो सकते हैं क्या? है संगत भी और असंगत भी, ऐसा हो सकता No, है? sir. संगत का मतलब है हल निकलेगा, नो सर। मतलब है हल नहीं निकलेगा, दोनों में से एक ही चीज होगी ना। तो ये सी पार्ट तो कभी हो ही नहीं सकता था कि दोनों। डी पार्ट में लिखा है इनमें से कोई नहीं, तो वो भी नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, या तो संगत होगा या असंगत होगा। तो इतना सा दिमाग लगाया होता तो
कम से कम गलत होता तो कभी सोच समझ के तो करना था ना। दोनों या इनमें से नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। अब कैसे पहचाने संगत है या असंगत? वही देखना पड़ेगा ना, A1/A2। बताओ, A1/A2 कितना? 2/2 2/2। 2/, एक ही आ गया ना। B1/B2, -3/, -3/-3 तो ये भी कैंसिल होके एक ही आ गया। अब दो बराबर आ जाए तो तीसरा भी देखना पड़ेगा। 8/9 हाँ, तो 8/9 आ गया। तो यहाँ पर A1/A2 B1/B2 के बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो क्या हुआ, ये संगत हुआ या असंगत हुआ? असंगत, असंगत। तो ये आना था इसमें, ठीक है, बी पार्ट था ये होना था इसका आंसर। अगर ये बराबर आ जाता तो संगत होता, संपाती रेखाएं बन जाती, या शुरू के ही दो बराबर नहीं आते तो भी संगत होता। तो ये ध्यान रखो। 10th क्वेश्चन, इसमें था x+1² इज इक्वल टू 2 इंटू x-3। कैसा समीकरण है ये? द्विघाती, रैखिक या त्रिघाती? द्विघाती। द्विघाती है। देखो यहाँ दो घात है ना इसकी x की, और ये कटेगी भी नहीं क्योंकि इस साइड x की दो घात कहीं नहीं है, तो घात दो तो रहेगी, तो इसलिए द्विघाती समीकरण। द्विघाती या द्विघात भी लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ जो ऑप्शन दिया उसमें द्विघाती है, तो द्विघाती समीकरण लिख लेना। ए पार्ट है इसका, ये आंसर हो जाएगा। 11th, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 360 है, ऐसे लिखा था यहाँ पर 360, लेकिन नीचे जो ऑप्शन दिया उनमें सब में 306 लिखा है, तो यहाँ पर भी ये 306 ही होना था, ठीक है, क्वेश्चन में। तो दो Yes, sir. धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्रमागत है, उनका योग गुणनफल सॉरी वो 306 है। तो इसके लिए समीकरण कैसे बनेगा? एक हम नंबर लेंगे x, दूसरा क्रमागत है, इससे अगला क्या होगा? x+1, हाँ, x+1 और दोनों का गुणनफल, तो ऐसे लिखना है, और बराबर 306 लिखना है। अब इसको सॉल्व करो और समीकरण बनाओ। तो x से अंदर दोनों को गुणा होगी, x से x को करेंगे तो x², फिर x से 1 को करेंगे तो x बनेगा, बीच में प्लस आएगा, और बराबर 306 था, वो अगर इधर लाएंगे तो -306 बनेगा, और बराबर 0। ये आना था, ठीक है, बी Yes, पार्ट। sir. 12वां, कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा था। ये हमने किया नहीं था, मैंने नहीं कराया था, पर आपने पहले किया होगा शायद। तो इसमें कौन सा सत्य है वो पूछा था। पहला इसमें ऑप्शन है मूल वास्तविक है यदि b² - 4ac इज लेस देन 0, 0 से छोटा है। ये ए था। मैं सारे लिख रहा हूं ताकि आप खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सको। मूल बराबर है यदि b² - 4ac इज इक्वल टू 0। सी मूल वास्तविक नहीं है यदि b² - 4ac is less than 0। डी मूल वास्तविक है यदि b² - 4ac is greater than 0। क्या कॉमन सेंस लगा सकते हो तुम? गैस करना हो तो कैसे गैस कर सकते हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के, कि ये तो हो ही नहीं सकता, इनमें से ही होगा कोई, ऐसे ऐसे कुछ कि इन दो में से लग रहा है, ऐसे कुछ कॉमन सर सेंस। ए और डी में से कोई एक होगा क्यों क्यों ऐसा लग रहा है? सर, क्योंकि ये दोनों सेम है और एक में हाँ, तो दोनों में 0 से देखो बड़ा है और वास्तविक एक की बात की है, तो दोनों वास्तविक हो तो इन दोनों में से एक ही होगा ना, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा।
है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इन दोनों में से एक तो गलत होगा ही होगा ना, दोनों सही नहीं हो सकते ना, क्योंकि दोनों में वास्तविक है। समझ गए ना? इतनी कॉमन सेंस लग रही है ना इन दोनों में, लग रही है? यस नो कुछ तो बोलते रहो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल हो गया था थोड़ा यार। तो इन दोनों में से एक होगा, इतना पता लग गया। ये अगर शुरू की आपने देखी है ना, ये शुरू में दोनों में सेम है लेकिन आगे सेम नहीं है, तो मतलब इन दोनों में से एक सच बोल रहा है और एक झूठ बोल रहा है, दोनों में से एक गलत है। आपको ये पहचानना है कौन सा गलत है। तो या तो ये वाला ए या डी। B वाला. अब एक और देखो, अगर इस साइड वाले देखें ये, तो इस साइड वाले देखें तो किस में दो सेम नजर आ रहे हैं? सर ए और सी में। ए और सी B. में। देखो दोनों में ये चीज सेम है ना, यहाँ पर ये और ये। Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब इन दोनों में से एक सही होगा और एक गलत गलत. होगा, है ना? पहले हमने बोला कि ए और डी में से एक सही है एक गलत है, और अब बोल रहे हैं हम ए और सी में से एक सही है एक गलत है। तो दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है, देखो कौन सी कॉमन आ रही है? ए। A. अगर ए सही होता तो हमारे पास दो गलत हो गए, डी और सी। ऐसा तो नहीं होगा ना, दो तो नहीं होंगे ना गलत, एक ही होगा ना गलत। Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब ये दो तो ठीक होंगे, गलत कौन सा है? ए। ए। बिना कोई मैथ के कोई भी बता सकता था इसको अगर कॉमन सेंस लगाए, है ना? Yes, sir. समझे? ये तो क्वेश्चन मतलब किसी को भी दे देते ना, वो तो कोई भी कर सकता है अगर कॉमन सेंस हो तो, कि इन चार में से एक गलत है। अब वो चार में से एक कौन सा गलत है, तो आपने सी को तो भूल ही जाओ, क्योंकि सी तो अकेला ही एक आ रहा है। बाकी तीन जो है उनमें से ये दो सेम लग रहे थे, ए और डी, क्योंकि इनमें वास्तविक वास्तविक दोनों में आ रहा है, बाद का चेंज है, तो इन दोनों में से एक गलत होगा, ए और डी में से। और इसी तरह से जब बाद वाला देखा, पी स्क्वायर माइनस 4ac की बात की, तो वो ए और सी में दोनों में सेम है। ठीक है, तो ए डी में से एक गलत है, ए सी में से भी एक गलत है, तो दोनों में जो कॉमन है वही गलत होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ए पार्ट इसका आंसर होना था। ठीक है, ओके। ओके, Yes, sir. Yes, sir. अब ये यहाँ तो ऐसा हो गया कि इस वजह से गलत हो गया, लेकिन ये पहचानना भी आना चाहिए। उसको पहचानने के लिए क्या है, हमने द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक फॉर्मूला सीखा था, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये था ना? कुछ याद है? Yes, sir. Yes. तो इसमें से इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac यही आ रहा है ना ये वर्गमूल के अंदर, है ना? Yes, sir. तो अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तीन चीजें हो सकती हैं, या तो ये प्लस का नंबर हो पॉजिटिव, या तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस का नंबर हो। प्लस का नंबर है मतलब जीरो से बड़ा, माइनस का नंबर है मतलब जीरो से छोटा, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर हो सकता है। यही तीन है ना, कि या तो जीरो के बराबर हो, या जीरो से बड़ा हो, या जीरो से छोटा हो। तो उससे क्या क्या फर्क पड़ेगा इस फॉर्मूले में वो समझो बस। अगर ये जीरो हो तो क्या होगा, पहले इसको देखते हैं, नंबर एक ये, अगर ये चीज जीरो हो गई तो वर्गमूल जीरो मतलब ये जीरो हो गया, ये खत्म हो गया, खत्म हो गया ना? Yes, sir. जब खत्म हो गया तो प्लस माइनस किसको करना है, कुछ भी नहीं करना आगे। तो कितने हल निकलेंगे, माइनस बी बटा 2a यही निकलेगा, क्योंकि प्लस जीरो करो चाहे माइनस जीरो करो दोनों सेम ही बनेंगे ना, है ना? Yes, sir. तो यहाँ पर दोनों हल दो बनेंगे हल, लेकिन दोनों हल कैसे होंगे, समान होंगे, दोनों सेम टू सेम होंगे। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो बन जाए तो मतलब है कि दोनों समान हल हैं।
अब दूसरा देखते हैं, यहाँ फिर से मैं वही लगा देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। दूसरा कौन सा देख रहे हैं, ये प्लस वाला देखें। अगर ये 0 से बड़ा है, प्लस का कोई नंबर है, ये यहाँ पर प्लस का कोई नंबर है, तो प्लस का कोई नंबर है तो उसका वर्गमूल भी निकाल पाओगे आप, निकाल पाओगे कि नहीं? मान लो जैसे 4 ही होता तो 4 का वर्गमूल क्या बनता, 2 बनता। तो एक बार 2 दो। जोड़ना है, एक बार 2 घटाना है, तो 2 हल बनेंगे और दोनों अलग अलग हल बनेंगे, है ना? दो Yes, sir. अलग अलग हल, क्योंकि एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, अलग अलग हल। हल बन रहे हैं मतलब यहां भी वो वास्तविक है, यहां भी वो Yes, sir. वास्तविक है, दोनों हल वास्तविक हैं, असली में बना रहे हो आप। ठीक है, अगर ये 0 से छोटा होता, यही बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये 0 से छोटा होता, यानी कि यहाँ माइनस का नंबर है, माइनस का 4, तो कभी माइनस के नंबर का वर्गमूल निकाला है? नो सर। माइनस की संख्याओं का कोई वास्तविक नंबर्स में वर्गमूल नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि 2 का वर्ग बनता है 4, इसका मतलब 4 का वर्गमूल बन जाएगा 2। 3 का वर्ग बनता है 9, मतलब 9 का वर्गमूल 3 बना सकते हो। लेकिन क्या कोई ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करके माइनस में बन सके? -9 आएगा कभी? -4 आएगा कभी किसी का वर्ग करके? नो सर। आप बोलो, अगर -2 No, sir. है तो -2 का वर्ग क्या बनेगा? 4। प्लस का ही बन जाएगा, फिर से माइनस माइनस 2 बार हो गया। -3 का करें तो -3 गुणा -3, तो ये प्लस का ही बन जाएगा 9। तो प्लस की संख्याओं का वर्गमूल बन सकता है, माइनस की संख्याओं का वर्गमूल वास्तविक नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर ये माइनस में हो, यानी कि 0 से छोटा हो, ये तीसरा, तो यहां पर वास्तविक हल नहीं हो सकता ना। ओके, यस सर। तो ये तीन Yes, sir. यहां से समझो, याद मत करो, इसको रट्टा मत लगाओ कि वर्गमूल के अंदर आ रही है ये चीज। अगर प्लस की कोई चीज आ रही है तो उसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो वास्तविक हल बनेंगे और दोनों अलग अलग बनेंगे। जब ये 0 है तो वो वर्गमूल के अंदर 0 हो गया, तो प्लस माइनस कुछ करना ही नहीं है, तो दोनों हल सेम बनेंगे, वास्तविक ही बनेंगे। लेकिन 0 से छोटा है यानी कि माइनस में है, तो माइनस वाले का तो वर्गमूल निकाल नहीं सकते, तो इसलिए कोई वास्तविक हल नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं Yes, को sir. जिसमें वर्गमूल के अंदर माइनस में नंबर आए, इन्हें बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स। तो ये वास्तविक नहीं है। चैप्टर 1 जो हम कर रहे हैं अभी, उसमें वास्तविक संख्याएं कर रहे हैं ना। हमने पहले दिन जब मैं मिला था आपसे क्लास में, तब भी मैंने पूछा था कि वास्तविक के अलावा भी कोई संख्याएं होती हैं, तो वो होती है ये काल्पनिक संख्याएं। समझे? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद Yes, sir. पर आए, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 था, इसमें आपको एपी दी हुई है -1.2, फिर -3.2, माइनस -3.2, -5.2 और -7.2। तो इसमें पूछा है अगला पद क्या होगा। तो देख लो, 1, 3, 5, 7 ऐसे चल रहा है, तो आगे क्या आएगा? 2 कम हो No. रहा है इसमें से, -9.2। तो ये आंसर हो जाएगा, बस देख के ही 2 कम हो रहा है तो 2 कम करते जाओ, सी पार्ट इसका आंसर हो गया। 14 में पूछा है कौन सी एपी नहीं है। 2, 4, 6, 10 ऐसे दिया हुआ है ए में। बी दी हुई है आपको 0, -4, -8, -12। सी 3, -3, फिर 1, फिर -1, फिर -3, इस तरह से चल रही है। और डी में है 1, 3, 9, 27। ये बताओ कौन सी एपी नहीं है? C. सी नहीं है, क्यों नहीं है? सी एपी है या नहीं है, जल्दी बताओ, सारे बोलो। सर है। है, 2 है। कम हो रहा है, देखो। 3 से 2 कम किया 1, 1 से 2 कम किया -1, -1 से 2 कम किया -3, इसमें तो सेम चीज कम हो रही है, -2 बढ़ रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। और कौन सी नहीं है? ए और बी नहीं है। ए नहीं। ए में इन्होंने प्रिंटिंग एरर कर दी है, फिर से यहाँ पर 8 होना था, लेकिन किसी ने पूछा नहीं। पर इसका आंसर आप लिख सकते थे कि ए और डी नहीं है, क्योंकि इसमें बीच में यहाँ 10 आ गया। डी नहीं है क्योंकि इसमें देखो सेम नंबर नहीं जुड़ रहा है, 1 के बाद 2 जोड़ा 3, 3 के बाद 6 जोड़ रहे हैं, तब 9 बन रहा है, 9 के बाद फिर ये 18 जोड़ रहे हैं, तब 27 बन रहा सभी है, है। यहाँ पर गुणा कर रहे हैं। तो ए और डी दोनों गलत थे इसमें। ठीक है,
दोनों लिख सकते थे। वैसे इसको जब कॉपी में करोगे तो यहाँ 8 लिख लेना, फिर ये डी वाला इसका होगा, एपी नहीं है। ओके। यस सर। यस सर। उसके बाद 15वें में है आपको एक डायग्राम दिया हुआ है इस तरह का। यहाँ पर एक समांतर रेखा है बीच में, यहाँ पर थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल होगा। यहाँ 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यहाँ 3 सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ 1 सेंटीमीटर, और ये वाली पूछी हुई है कि कितनी होगी EC। यहाँ A था, यहाँ B था, यहाँ C था, यहाँ ये D है और यहाँ ये E है। तो E से C तक कितनी है ये दूरी, ये बताना है। तो थेल्स प्रमेय में आपने पढ़ा होगा कि ये अनुपात बराबर होते हैं, चैप्टर 6 में। AD बटा DB बराबर AE बटा EC। करेंगे उसको दोबारा से हम। तो यहाँ ये बटा ये बराबर ये बटा ये, इसको हम x लिख लें। तो 5/3 बराबर 1/x, ऐसे बन जाएगा। और इसको अगर x को इधर ले आए तो ये x बराबर 1 रहेगा यहाँ, और ये 5/3 जो था यहाँ पर ले जाए तो 3/5 बन जाएगा। तो 3/5 सेंटीमीटर आ जाना था ये। ठीक है। लेकिन Yes, ये sir. प्रिंटिंग मिस्टेक थी वैसे। इसमें जो बुक में क्वेश्चन है यहाँ 1.5 है और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो उस हिसाब से करते तो यहाँ पर ये 1.5 आना था, और फिर यहाँ पर 1.5 इस तरह से होना था। फिर आपने पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगानी थी, 15 दूनी 30 करना था, तो यहाँ ये 2 सेंटीमीटर आ जाना था, क्योंकि ऑप्शन में 3/5 है ही नहीं। तो ये बनना था इसका 2 सेंटीमीटर। तो दोनों में से जैसे मर्जी आप कर लेना, ये वाला करना होगा तो ऐसे कर लेना, वरना जैसे